अब हम आते हैं भारतीय रक्षा दलों में किस तरह से एक अधिकारी के तौर पर आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया उसके बारे में आपके कोई विचार या कुछ डिस्कस करना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ सवाल हैं आपके? अभी तक जो हमारा अभी तक का प्रेजेंटेशन रहा, कुछ भी विचार? हाँ हाँ, हाँ, आप किस विषय पर चाहेंगे मैं बात करूं? पहला है सामूहिक गतिविधियों में भाग लें। एकल एकाकी गतिविधियों में नहीं, सामूहिक गतिविधियों में, जहां भी आपको मौका मिले। आप सभी या तो कॉलेज में होंगे या कॉलेज से अभी आए होंगे, आपके कॉलेज में काफी सारे मौके मिले होंगे जहां पर सामूहिक गतिविधियां हैं, ग्रुप स्टडीज जैसे अभी आपने कहा। तो जब आप सामूहिक गतिविधियों में भाग लेते हैं तब आपको अपनी कमी पता चलेगी, सामने वाले की कमी पता चलेगी, अपने पॉजिटिव सामने वाले के पॉजिटिव पता चलेंगे, हम दूसरे के साथ कैसे एडजस्ट होकर बात कर सकते हैं, एडजस्ट होना, ये सभी चीजें जब आप ग्रुप में आते हैं, समूह में आते हैं, तभी आप सीख पाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है। आपने कई बच्चों को देखा होगा, वो, मैं दोष नहीं दूंगा, कुछ बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो एकाकी होते हैं, वो ग्रुप में उठ बैठ नहीं पाते, उनको बहुत मुश्किल होता है ग्रुप के अंदर उठना बैठना। पर अगर वो अकेला है तो बहुत अच्छा होगा। और ऐसे ही विचारधारा के लोग कई ऑफिसेस में भी आते हैं। आप आगे कोई क्षेत्र ज्वाइन करेंगे, आपको बहुत लोग मिलेंगे, वो अकेले होकर तो बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन जहां ग्रुप में आ जाएगा, अब ग्रुप में 10 लोग हैं, 10 लोग सभी सेम मानसिकता के नहीं होते, कुछ लोग तेज होते हैं, कुछ लोग किसी क्षेत्र में अच्छे हैं, किसी लोग किसी क्षेत्र में अच्छे हैं, उनको पहचानना। आमिर खान की ही एक मूवी शायद आप लोगों ने देखी होगी, लगान। उस लगान को एज अ मैनेजमेंट सब्जेक्ट उस पिक्चर को स्टडी किया गया। उस पिक्चर के अंदर 11 खिलाड़ी, हर खिलाड़ी की अपनी अपने प्लस पॉइंट हैं, अपने अपने पॉजिटिव पॉइंट हैं, और आमिर खान उन प्लस पॉइंट को कैसे फायदे में लाता है। कोई व्यक्ति बोल पाता है अच्छे से, कोई व्यक्ति अच्छे से गेंद पकड़ पाता है, कोई अच्छे से मार पाता है, उनका वो कैसे फायदा उठाते हैं अपना टीम को जितवाने के लिए। तो उसी तरह से सामूहिक गतिविधियां, पढ़ना लिखना बोलना विशेषज्ञों के साथ, जब आप उनके साथ बातचीत करेंगे तभी आपको प्लस और माइनस पता चलेगा कि कहां पर कमी है मेरे विचार में, मेरे व्यवहार में, मेरे बातचीत में। अपना मूल्यांकन कराएं, कोई व्यक्ति आपको बताए, वैल्यू करके बताए कि हाँ भाई आप ठीक हैं या नहीं है, क्या चीज रास्ते में ठीक नहीं है, कौन से व्यवहार आपके ठीक नहीं है। आराम क्षेत्र से बाहर आएं, लोगों के साथ ग्रुप में बातचीत करें, और जो भी कोई आपका सीनियर हो जो थोड़ा आपसे ज्ञान जानता हो उनसे मार्गदर्शन करवाएं। और ये चीजें एक दिन में नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आज मैं मिल लिया, फोन कर लिया, ईमेल भेज दिया, सब कुछ हो गया। ये आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए, आपके व्यवहारिकता का, प्रैक्टिकल नॉलेज का एक हिस्सा होना चाहिए। आप कैसे इस चीज को हर समय लें। तो पढ़ाई अलग, सॉफ्ट स्किल अलग, करेक्ट? ओके, हाँ हाँ, ये क्यों होता है? ओके, वेरी गुड। तो आपका सवाल है कि मैं बोलना चाहती थी कि 85% नेचर और सॉफ्ट स्किल पर निर्भर है, लेकिन मैंने बोल दिया इसका उल्टा, तो ऐसा क्यों हुआ? हमारी साइकोलॉजी, हम कैसा विचार रखते हैं, उस समय हमारा इमोशन क्या था। हो सकता है उस क्षण जब आप बोल रही थी, शायद आप किसी वजह से, या तो मैं हूं, अनजान हूं, कुछ बोलना है और अचानक से पजल हो गए उस क्षण के लिए, और जो आप बोल रहे थे उसका उल्टा बोल दिया। तो मस्तिष्क ने वो बात तो रजिस्टर करी 85%, लेकिन ये रजिस्टर करना भूल गया कि 85% सॉफ्ट स्किल, आपने उसके बदले में बोल दिया 85% हार्ड स्किल। पर एक बात और थी, जब मैं उसको दोहरा रहा था, आप बोल सकते थे नहीं नहीं सर मैं ये नहीं बोलना चाह रही थी, मैं ये बोलना चाह रही थी। तो ये चीज बोलना, ये चीज को कॉन्फिडेंटली कह पाना, वहां पर आता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप उस विचार को कितने अच्छे से प्रकट कर पाते हैं। ये दूसरे लेवल पर आ जाता है। पहली बात तो है बोलना, दूसरी चीज को कितना कॉन्फिडेंटली बोलना, वो दूसरे लेवल पर है। किसी समय भविष्य में आपसे दोबारा मुलाकात होगी तब उस पर चर्चा करेंगे कि हम ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे बन सकते हैं। ठीक है? ओके, हाँ हाँ, हाँ हाँ, ओके। हम ऐसे कंडीशनड हैं, अंग्रेजी भाषा का शब्द है कंडीशन, हम बन चुके हैं, हम इस तरह से बन चुके हैं कि जब हमें तुम बहुत अच्छे हो, तुम फर्स्ट हो, तुम सबसे अच्छे हो, जब ये शब्द सुनते हैं तो हमको अच्छा लगता है। लेकिन अगर वहीं पर बोले यार ये आज ठीक नहीं लग रहा है, तुम ठीक से नहीं हो, ये कपड़े ठीक नहीं है, या ये व्यवहार ठीक नहीं है,
जैसे ही बोलता है तो हमें लगता है कि नहीं, ये मेरे पर्सनली बोल रहा है, मेरा फायदा उठाना चाहता है, मेरा मजाक उठाना चाहता है। हम उसको पॉजिटिव, उस क्रिटिसिज्म को हम पॉजिटिव उसमें नहीं लेते। पॉजिटिव का मतलब है कि ठीक है, किसी व्यक्ति ने बोला है तो मेरे अच्छे के लिए बोला होगा। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि कौन बोल रहा है। अगर कोई अनजान व्यक्ति बोल रहा है जिसका हमारे कहने से कोई असर नहीं है, तो हमारे ऊपर उन शब्दों का कोई असर नहीं होना चाहिए। हम थोड़ा साइकोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, मेरा विषय है, पर किसी और समय बात कर सकते हैं उसके ऊपर। आशा करता हूं मैंने आपके सवाल का जवाब दिया होगा। हरेक के मूल्यांकन पर आपको ध्यान नहीं देना। मूल्यांकन उसी व्यक्ति के ध्यान देना है जो सही में उस आपके भला चाहता है, हित चाहते हैं। हर व्यक्ति के बारे में नहीं। हाँ सर, ओके। हाँ, यस 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 यस, यहां पर मैच्योरिटी आती है, यहां पर मैच्योरिटी आती है। आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ की है? बड़ी अच्छी लग रही है। पर ये हाथ में क्या पहना हुआ है ये? वाह, हाँ बहुत अच्छा है ये ना, ये मोती है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये शब्द जो है, मैंने जानबूझ के कहे थे, जो ये शब्द जो हम कहते हैं तो हम सोचते हैं अरे नहीं यार, हमारी तारीफ हो गई, और किसी ने मुझे टोक दिया, अरे यार आज का दिन खराब है, मुझे बहुत सारे लोगों ने टोका, आज तो जरूर कुछ गड़बड़ है। आपने पंचतंत्र की अगर कभी कहानी सुनी हो कि एक व्यक्ति एक गैया का बछड़ा गोदी में लेकर जाता है और 4 बदमाश उसे अलग अलग रास्ते में मिलते हैं। पहला बदमाश बोलता है, अरे यार तुमने सर के अपने इसके ऊपर एक लोमड़ी क्यों रखी हुई है? थोड़ी देर के बाद दूसरा बदमाश मिलता है, वो उसको बोलता है कि अरे यार तुमने ये मरा हुआ जीव क्यों रखा हुआ है? और जब तक चौथा व्यक्ति उसको बोलता है, वो अपनी अच्छी खासी गैया को छोड़ता है और भाग जाता है कि ये भूत है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के बताए हुए शब्दों को देख रहा है, ये नहीं सोचता कि जो मुझे बता रहा है वो कौन है, क्या वो बताने योग्य है या नहीं। तो सही व्यक्ति की पहचान कि जो आपको सलाह दे रहे हैं, जो आपके हितैषी हैं, वो सही है नहीं, यही एक जीवन का मैच्योरिटी कही जाती है। एक बार में बोला जाए कि आज मेरे को ये सही व्यक्ति मिलकर, बेंगलोर से आया था, बस यही है जो बोल रहा है, जरूरी नहीं। तो ये सोचना बहुत जरूरी है। हाँ सर, बताएं सर, मैं उधर आ जाऊं? हाँ बता, अच्छा मैं कंटिन्यू कर सकता हूं, आ गया है तो? हाँ सर, मैंने बताया जीवन की मैच्योरिटी ये एक दिन में नहीं हो सकता, और ना ही हर व्यक्ति आपका सही मूल्यांकन कर रहा है। मूल्यांकन ये मत सोचिए कि हर वक्त अरे यार तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी टी शर्ट बहुत अच्छी है, तुम्हारी पैंट, ये मूल्यांकन नहीं है। मूल्यांकन आपके व्यवहार का, मूल्यांकन आपके गुणों का, ये मैच्योरिटी के हिसाब से आता है। आपको सही और गलत की पहचान करना, जब वो आएगा तब आप मूल्यांकन सही कर पाएंगे। सो अधिकारी के रूप में कैरियर के अवसर क्या हैं और आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तीनों सेनाओं में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मैं उसी की बारे में बात करूं कि एक अधिकारी के तौर पर आप कैसे। सवाल पहला होना चाहिए कि अधिकारी का मतलब क्या है। अधिकारी अधिकारी अधिकारी, ऑफिसर ऑफिसर ऑफिसर, ये शब्द अक्सर में मीडिया में, न्यूज़पेपर में, किताबों में सुनने को आता है, तो उसका मतलब क्या है? तो आइए उस पर देखते हैं। पहले, किसी भी संस्थान की बुनियादी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप या संगठनात्मक संरचना 3 हिस्सों में होती है, किसी भी में, चाहे वो सेना की हो, चाहे वो प्राइवेट में हो, या किसी अन्य सरकारी अफसर। सबसे ऊपर आते हैं ऑफिसर, उसके बाद फौज में ये शब्द आता है, एयरफोर्स का शब्द है SNCO, इसकी फुल फॉर्म सीनियर नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, SNCO, या आप उसे आम बोलचाल की भाषा में सुपरवाइजर, जो बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और सीनियर सुपरवाइजर्स होते हैं। तो एयरफोर्स में उन्हें कहा जाता है SNCO, सीनियर नॉन कमीशन्ड ऑफिसर। नॉन कमीशन्ड क्या है या कमीशन्ड कौन होते हैं, वो अगली स्लाइड में आपको मैं बताता हूं। और तीसरे लेवल पर हमारे आते हैं सैनिक, जवान या सेलर। तो मैं चर्चा करूंगा कि आप एक कमीशन्ड अधिकारी कैसे बन सकते हैं। कमीशन शब्द का मतलब क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, वो अगली स्लाइड में हम समझते हैं। सशस्त्र बलों में जिनको अधिकार मिलता है, काम की बात कर रहा हूं मैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अधिकारों की बात नहीं कर रहा हूं, काम के हिसाब से जिनके पास अधिकार होता है, किसी क्षेत्र का अधिकार, उन्हें अधिकारी कहा जाता है। सशस्त्र बलों में अधिकार का पत्र धारण करने वाला व्यक्ति, उसको अधिकारी कहा जाता है। और उनको कमीशन जो है, कमीशन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार मिलती है। जितने भी अधिकारी फौज में काम करते हैं, दोबारा ध्यान से सुनिएगा, अधिकारी शब्द पर मैं जोर दे रहा हूं, जितने भी अधिकारी
भारतीय सेनाओं में काम करते हैं वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है एट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। माननीय राष्ट्रपति जी के उनकी इच्छा के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार, उनके प्लेजर पर ही वो काम करते हैं। तभी वो, अगर मैं उसको एक साधारण भाषा में कहूं, उनका अपॉइंटमेंट लेटर माननीय राष्ट्रपति जी साइन करते हैं। वो व्यक्ति कमीशन्ड अधिकारी होते हैं। दे वर्क एट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब तक माननीय राष्ट्रपति महोदय आपके काम से खुश हैं, तब तक आप सेना में काम करते हैं अधिकारी के पद पर। अगर वो खुश नहीं है तो आपको सेना से बाहर कर देते हैं। और जो आपको कमीशन मिलता है वो इस तरह का होता है। ये मेरा कमीशन पत्र है जो माननीय डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का साइन किया हुआ है। ऐसे ही अलग अलग जो भी तात्कालिक राष्ट्रपति या उस समय के बाद जो राष्ट्रपति होते हैं, ये साइन किया हुआ है। ये लिखा हुआ है मार्च 2007 और नवंबर 1994। मैंने नवंबर 1994 में ज्वाइन किया था। तो ये इस तरह से आपको दिया जाता है, माननीय राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर किया हुआ। ये होता है कमीशन पत्र, जिसके बाद एक अधिकारी के तौर पर आप काम करते हैं। थोड़ा पैसों की बात करी जाए। नौकरी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत कैरियर है तो कुछ तो होना चाहिए। तो कितना मिलता है? जब आप ट्रेनिंग में होते हैं लगभग 56-57 हजार रुपए ट्रेनिंग में स्टाइपेंड मिलता है। ये ट्रेनिंग के दौरान है। और ट्रेनिंग जो है वो लगभग कुछ ब्रांचेस में, कुछ स्पेशलाइजेशन में 1 साल की होती है, कुछ में 1.5 साल की होती है। तो आप 1.5 साल तक आप काम कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन पैसा ले रहे हैं। पे एंड अलाउंसेस लगभग 1,20,000 के करीब, प्लस कुछ उस पर और अलाउंस होते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अगर आप सियाचिन जैसी जगह में या आप नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसी मुश्किल वाली जगह में चले जाते हैं तो आपको वहां पर कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं, सेफ्टी के हिसाब से मिलते हैं। फिर आपको फ्री मेडिकल होता है आपको और आपके डिपेंडेंट के लिए। इंश्योरेंस लगभग 1 करोड़ का होता है जो सरकार करती है। और घर, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, क्लब, इंस्टीट्यूट, ये सभी आपको आपकी तनख्वाह के हिसाब से या आपके अलाउंसेस के हिसाब से ये चीज़ें आपको मिलती हैं। रेल और ट्रैवल के अंदर आपको कंसेशन मिलता है। लेकिन आप 24/7 24x7 आप ड्यूटी पर होते हैं। इसका मतलब नहीं कि आप दफ्तर में जाकर 24 गुणा बैठते हैं साथ। इसका मतलब यह है जब जरूरत पड़ेगी तब आप ड्यूटी पर मौजूद होंगे। तो ये आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है, आपके परिवार का एक हिस्सा बन जाता है। आप सब, पूरा परिवार जो है वो सब एक होकर फौज के साथ काम करता है। अगर परिवार अगर आपको सपोर्ट न करे, अगर आपको सहयोग न दे तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। भारतीय सेना के बारे में बात करता हूं। आप चाहें तो ये नीचे वेबसाइट जो है उसको नोट कर लें। ये आधिकारिक वेबसाइट है। मैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इन तीनों की आधिकारिक वेबसाइट के बारे में बताऊंगा। अगर आप और जानकारी लेना चाहेंगे, मेरा अनुरोध होगा कि आप उसी आधिकारिक वेबसाइट में ही जाकर लें। आज इंटरनेट के ऊपर न जाने कितने कितने प्राइवेट वेबसाइट्स हैं जो आधिकारिक नहीं हैं, तो मैं उस पर एक प्रश्न चिन्ह है। तो सिर्फ आधिकारिक क्षेत्र में ही जाकर आप जानकारी लीजिए। तो भारतीय सेना की वेबसाइट जो है वो joinindianarmy.nic.in, ये भारतीय सेना की वेबसाइट है। इसके अंदर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ग्रेजुएशन के बाद यानी स्नातक होने के बाद एक है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, भारतीय सैन्य एकेडमी, और दूसरा है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। इन दोनों में मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद आप ये दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। और इन सभी में जो भी मैं इसके बाद भी बताऊंगा, एयरफोर्स और नेवी, तीनों में साल में 2 बार आपका जॉब्स का ऑफर आता है। तीनों में अलग अलग महीनों में होता है, लेकिन साल में 2 बार, हर 6 महीने में वो ऑफर निकलते हैं। जो महिलाएं हैं उनके लिए, जो नॉन टेक्निकल ब्रांच में हैं, उनके लिए भी ग्रेजुएशन उनका जरूरत होता है। नवंबर और जुलाई में उसका एडवर्टाइजमेंट आता है। और जो टेक्निकल ब्रांच में यानी बीई, बीटेक हैं, उनके भी साल में 2 बार एडवर्टाइजमेंट उसका आता है। ये ग्रेजुएशन के बाद है। 12वीं के बाद भी होते हैं, लेकिन मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा क्योंकि यहां सभी ग्रेजुएट हैं।